तो अब जो टॉपिक है वो है सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में नाम से पता चल रहा है कि इसमें सिड्रो यानी कि आयरन की मेटाबॉलिज्म, आयरन की में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और ब्लास्टिक यानी कि जो न्यू आरबीसी हैं, डेवलपिंग आरबीसी, उसके अंदर में एनीमिया हो रहा है। उसके कारण एनीमिया हो रहा है, जहाँ पर कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया देखने को मिलता है। तो इसमें हीम मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके अंदर में, तो हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म के अंदर में जो हीम बन रहा होता है, जो हीमोग्लोबिन बनता है वो बनता है हीम और ग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन। तो ये हीम कहाँ से बनता है? हीम यहाँ से बनता है कि जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो कन्वर्ट होता है अमीनो लेवुलिनिक एसिड ALA के अंदर, और इसको जो एंजाइम कन्वर्ट कराता है वो होता है ALA सिंथेस। फिर उसके बाद में ALA से बनता है पोरफायरोबिलिनोजेन, और उसको जो एंजाइम बनाता है वो है ALA डिहाइड्रोजिनेस। उसके बाद में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और उसके बाद जाके बन जाता है प्रोटोपोरफायरिन फिर आयरन के साथ में कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरोचिलिटेस, तो बन जाता है हमारा हीम मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाता है। तो ये बायोकेमिस्ट्री की लिंक थी, ये थोड़ा जो हीम का मेटाबॉलिज्म, हीम का सिंथेसिस है वो जानने के लिए। अब यहाँ पर जो ये दो एंजाइम है, इसमें से जो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वो होता है ये ALA सिंथेस, और ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाले जो एंजाइम होते हैं और फेरोचिलेटेस, ये होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इस जानकारी से क्या अपन को बेनिफिट मिलेगा कि जो इसके कारण होते हैं सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया के कॉजेस, तो वो कॉजेस हो सकते हैं कंजेनाइटल कॉजेज हो सकते हैं, और हो सकते हैं एक्वायर्ड कॉजेस। कंजेनाइटल कॉजेज में क्या होगा, यही वाले जो एंजाइम अभी देखे, जैसे कि फेरोचिलिटेस और ALA सिंथेस और ALA डिहाइड्रोजिनेस, अगर इनकी मात्रा कम हो गई, इसकी अगर मात्रा कम हो गई तो क्या होगा, हीम कम बनेगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, तो RBC का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक अनीमिया डेवलप हो जाएगा इन एंजाइम की डेफिशिएंसी से। फिर दूसरा जो कारण होता है वो होता है एक्वायर्ड कॉज में जो कारण होते हैं उसमें से आता है सबसे इम्पोर्टेंट एल्कोहल। इसकी वजह से ये अनीमिया डेवलप होता है। एल्कोहल क्यों? कि ये एल्कोहल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का पॉइज़न होता है, और अभी देखा ये जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये एंजाइम में प्रॉब्लम आ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया अगर डैमेज हो गए तो ये एंजाइम नहीं रहेंगे, इसलिए फिर हीम नहीं बनेगा, तो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा। दूसरी जो फार्माकोलॉजी की लिंक डेवलप करके सवाल आता है, ये हमें मालूम होना चाहिए कि अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाए, वो न्यूट्रिशनल कॉज से हो सकती है या फिर सेकेंडरी कॉज से हो सकती है, कि ये जो ALA सिंथेस है, ALA सिंथेस को काम करने के लिए विटामिन B6 एज अ कोफैक्टर चाहिए होता है, जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। तो अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो रही है तो ALA सिंथेस काम नहीं कर पाएगा, तो फिर से हीम नहीं बनेगा और सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी खाना न्यूट्रिशनल कॉज से हो सकती है और सेकेंडरी कॉज से। सेकेंडरी कॉज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर किसी पेशेंट को TB है, ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी पेशेंट को, तो उसके लिए हम दवाई देते हैं INH, आइजोनियाज़ाइड। अब ये जो आइजोनियाज़ाइड है वो क्या करती है कि जो विटामिन B6 है उसकी डेफिशिएंसी करवा देती है,
उसकी डेफिशिएंसी अगर करा देगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये विटामिन B6 नहीं रहा तो ALA सिंथेस काम नहीं कर पाएगा, तो पेशेंट को सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो यानी कि जब आइसोनिक एसिड देते हैं तो फिर पेशेंट को सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो सकता है, क्योंकि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉज है, एक्वायर्ड कॉज, उसमें आता है लेड पॉइजनिंग। लेड भी जो होता है वो इन एंजाइम पे काम करता है। इन एंजाइम के लिए टॉक्सिक होता है, फेरोचिलेटेस के लिए, ALA डिहाइड्रोजिनेस के लिए और ALA सिंथेस के लिए। इसकी वजह से ये एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे और पेशेंट को सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाएगा। और आखिरी जो कॉज है वो है अगर कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाए तब भी ये एंजाइम काम नहीं करते, तो इसलिए सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो सकता है। फिर इसके बाद में इन पेशेंट के अंदर जो भी कारण की वजह से अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी वगैरह हो रही है, जैसे फेरोचिलेटेस है, तो क्या होगा, इनमें जो आयरन है वो बढ़ जाएगा। अब ये रिएक्शन है वो पेशेंट के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। आयरन बढ़ने की वजह से आयरन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आयरन एक्यूमुलेट करने लगेगा। बहुत सारा आयरन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्यूमुलेट करने लगेगा। अब आयरन एक्यूमुलेट करने से क्या होगा कि जो RBC होते हैं, जो RBC के प्रीकर्सर होते हैं, उनके अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये RBC का प्रीकर्सर है। तो जो यंग RBC होते हैं उनके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो इस किस्म से न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है आयरन का, तो आयरन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इसलिए जब अपन इन यंग RBCs को देखेंगे, जो RBC हैं उनको देखेंगे, तो उनमें कैसा नज़र आएगा कि इनके न्यूक्लियस के बाजू में, इनका न्यूक्लियस जो है उनके आसपास अपन को ये आयरन डिपॉजिटेड नज़र आएगा रिंग फॉर्म में। ऐसे करके ये नज़र आ सकता है। ये क्या है, आयरन है, आयरन यहाँ पर नज़र आएगा। तो ऐसी जो सेल बनी है उसको बोलते हैं, ऐसे सेल को कहते हैं रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट, रिंग सिड्रोब्लास्ट। और ये जो आयरन है, आयरन को अपन ने पहले भी देखा कि आयरन को स्टेन करने के लिए अपन को एक स्पेशल स्टेन इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसको कहते हैं प्रशियन ब्लू। तो प्रशियन ब्लू के साथ में ये रिंग सिड्रोब्लास्ट अपन को देखने को मिलते हैं। तो इस रिंग सिड्रोब्लास्ट का क्राइटेरिया क्या रहता है वैसे, कि अपने जो नॉर्मल सेल होते हैं, यानी कि RBC के प्रिकर्सर जो नॉर्मोब्लास्ट होता है, उसके अंदर में भी ये आयरन के डिपॉजिट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो जो होते हैं वो बहुत पिन पॉइंट ग्रैन्यूल्स होते हैं। लेकिन जो एक सिड्रोब्लास्ट होता है, एबनॉर्मल सिड्रोब्लास्ट, उसके अंदर में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कोर्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, पिन हेड ग्रैन्यूल्स बोलते हैं जिन्हें। और रिंग कब बोलते हैं इनको, रिंग सिड्रोब्लास्ट इन्हें जब बोलते हैं जब इनके आसपास ये जो ग्रैन्यूल्स हैं, ये जो ग्रैन्यूल्स इकट्ठा हुए हैं वो करीब करीब 5 के करीब हो जाएं, 5 या 5 से ज़्यादा हो जाएं, तब इसे कहते हैं रिंग सिड्रोब्लास्ट। अब ये जो आयरन है, आयरन यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये जो आयरन है वो ये जो RBC के प्रिकर्सर हैं उसको डैमेज कर देगा। इट डैमेजेस RBC प्रिकर्सर। RBC के प्रिकर्सर को डैमेज कर देता है। RBC के प्रिकर्सर को डैमेज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये आयरन
लीक कर जाएगा। तो फिर से पिक्चर क्लियर करनी है कि ये जो आरबीसी देखे, ये जो सिड्रोब्लास्ट देखे वो अपन ने देखे बोन मैरो के अंदर में सिड्रोब्लास्ट हैं। और जब ये सिड्रोब्लास्ट में से आयरन, क्योंकि एक आयरन फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है, ये आयरन फ्री फॉर्म में इसलिए फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, तो आरबीसी की प्रीकर्सर की मेम्ब्रेन को डैमेज करके वहाँ से लीक करने लगेगा और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हो जाएगा आयरन का ओवरलोड हो जाएगा। तो ये सुनने में थोड़ी सी अजीब बात लग सकती है कि पेशेंट को अनीमिया हो रहा है, उसके बावजूद भी आयरन ओवरलोड हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसा इसलिए हो गया कि अनीमिया किस लिए हो रहा है, अनीमिया इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन सही से बन नहीं पा रहा। पहले तो आयरन बन नहीं पा रहा क्योंकि वो जो एंजाइम वगैरह हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जो भी कारण है उसकी एंजाइम काम नहीं कर पा रहे हैं सही से, आयरन नहीं बन पा रहा। आयरन नहीं बना तो फिर उसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है तो आरबीसी का साइज़ छोटा हो जाएगा और उसका जो आरबीसी पेल होंगे, यानी कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया हो जाएगा। फिर उसके बाद में बोन मैरो के जो सेल हैं वहाँ पर ये आयरन एक्यूमुलेट होने लगेगा रिंग फॉर्म में, तो उसको बोल रहे हैं रिंग सिड्रोब्लास्ट। फिर उसके बाद ये आयरन फिर उसको डैमेज कर देगा और आयरन लीक हो जाएगा। आयरन लीक होगा, उसकी वजह से हो जाएगा आयरन ओवरलोड। तो अनीमिया हुआ इस कारण से कि आयरन बन नहीं पा रहा, लेकिन जो बना आयरन वो फ्री होगा, इसलिए वो डैमेज कर देगा आरबीसीज को और उसकी वजह से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा और उसकी वजह से जो है वो आयरन का ओवरलोड हो जाएगा। तो इसमें सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन, परसेंटेज ट्रांसफर इन सैचुरेशन और टीआईबीसी, ये होते हैं आयरन के पैरामीटर्स। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर में सीरम फेरेटिन कम हो जाता है, सीरम आयरन कम हो जाता है, परसेंटेज ट्रांसफर इन सैचुरेशन कम हो जाता है, लेकिन टीआईबीसी बढ़ जाता है क्योंकि सीरम फेरेटिन और टीआईबीसी अपोजिट चल रहे होते हैं। फिर फेरेटिन होता है स्टोरेज को डिनोट करता है, स्टोरेज में कम हो गया तो उसके ट्रांसपोर्टर बढ़ जाते हैं। तो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया क्या होती है, आयरन की ओवरलोड वाली सिचुएशन है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, आयरन में कमी हो रही है, तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सीरम फेरेटिन बढ़ जाएगा क्योंकि आयरन ओवरलोड है, इसलिए सीरम आयरन बढ़ जाएगा, परसेंटेज ट्रांसफर इन सैचुरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन टीआईबीसी जो है वो कम हो जाएगा। फिर डायग्नोसिस के लिए पेशेंट का ब्लड का सैंपल लेंगे, तो उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया देखने को मिलता है। और बोन मैरो का एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा रिंग सिड्रोब्लास्ट देखने को मिलेगा, जिसको प्रशियन ब्लू स्टेनिंग से करते हैं। तो उसमें ये इमेज में देख सकते हैं कि जो आयरन के प्रीकर्सर हैं उसके आसपास जो आयरन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है रिंग फॉर्म में, और अगर 5 से ज़्यादा होते हैं तो उसको बोलते हैं रिंग सिड्रोब्लास्ट। अभी जो रिंग सिड्रोब्लास्ट होते हैं वो सिर्फ ये जो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया है उसी में नहीं मिलते, बाकी और भी कंडीशन होती हैं उनमें भी मिलते हैं, जैसे कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में, फिर उसके बाद थैलासीमिया में, फिर उसके बाद विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी हो रही है उसमें भी देखने को मिलता है, और मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी होती है, फोलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी होती है, तो दोनों में देखने को मिलता है। फिर अगर कोई भी हीमोलिटिक अनीमिया है उसमें भी देखने को मिल सकता है, और सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में तो मिल ही रहा है। तो मेनली तो ये याद रखने, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, थैलासीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इसमें भी ये सिड्रोब्लास्ट देखने को मिल सकते हैं। अब इन पेशेंट में ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट में इसका कारण क्या था, कंजेनाइटल
तो कंजेनाइटल के लिए तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, तो कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। लेकिन जो एक्वायर्ड वाले में था, एक्वायर्ड में जैसे कि अल्कोहल था, उसका इनटेक बंद कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है उसको करेक्ट कर सकते हैं। आयरन, विटामिन B12, B6 की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। और लेड पॉइजनिंग हो रही है तो लेड पॉइजनिंग को ठीक करना है। और कॉपर की डेफिशिएंसी हो रही है तो कॉपर की डेफिशिएंसी ठीक करना है। ये इसका इलाज होता है कि कॉज के बेसिस पे इसका इलाज होता है। तो ये हो गया आयरन, ये हो गया सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया।